नमस्ते। चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। जरा एक बेहद आम लेकिन तनावपूर्ण स्थिति की कल्पना कीजिए। हम एक मॉडर्न चहल पहल वाले कैफे में हैं। एक तरफ है आर्या, जो अपने टैबलेट पर कुछ बिजनेस चार्ट्स देख रही है, एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त आर्यन, जो अभी अभी कैफे में दाखिल हुआ है और उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि आर्यन को अभी अभी भनक लगी है कि आर्या अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी एक नए बिजनेस में लगाने जा रही है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये सिर्फ दो दोस्तों की बातचीत नहीं है, बल्कि व्यापार की दुनिया के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है, कानूनी ढाल और अमर आत्मा। आर्यन टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी सारी सेविंग्स एक बिजनेस में लगा रही हो? अगर ये बिजनेस डूब गया तो बैंक वाले तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, सब कुछ ले जाएंगे। आर्यन का ये डर, सच कहूं तो बहुत ही वास्तविक है। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करने से इसीलिए तो डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उनकी पर्सनल लाइफ सड़क पर आ जाएगी। आर्यन उसे समझाता है कि भाई, सब कुछ दांव पर लगाने से अच्छा है कोई पार्टनरशिप कर लो। अब आर्या मुस्कुराती है और कहती है, आर्यन, मैं कोई पार्टनरशिप नहीं, एक कंपनी बना रही हूं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप एक साधारण पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं तो संस्थापक और बिजनेस दोनों एक ही होते हैं। बिजनेस का कर्ज मतलब आपका अपना कर्ज। लेकिन कानून की नज़र में एक कंपनी एक बिल्कुल अलग और जीती जागती इकाई है। ये एक ऐसी मजबूत कानूनी ढाल है जो आपके बिजनेस के जोखिमों को आपकी निजी जिंदगी से मीलों दूर रखती है। आर्या बहुत ही शांत भाव से आर्यन को समझाती है, अगर कंपनी पर कोई कर्ज होता है तो वो कंपनी का होगा, मेरा नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही है जितने कि मैंने शेयर्स लिए हैं। मेरा घर और गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अब आर्यन थोड़ा हैरान होता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई नए उद्यमियों को समझ ही नहीं आता। आर्या ने असल में अपनी मेहनत की कमाई के लिए एक अदृश्य लेकिन अभेद्य दीवार खड़ी कर ली है। और बात सिर्फ ढाल तक नहीं रुकती। आर्या आगे जो कहती है वो तो और भी हैरान करने वाला है। वो कहती है, जानते हो, ये कंपनी अमर है। अगर कल को मैं न भी रहूं तो भी ये कंपनी चलती रहेगी। जरा सोचिए, इंसान पैदा होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो कानूनी इंसान आर्या ने बनाया है ना, ये एक अमर आत्मा की तरह है। इसके मालिक बदल सकते हैं, लेकिन जब तक कानून इसे खत्म नहीं करता, इसका अस्तित्व नहीं मिटता। आर्यन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो पूछता है, लेकिन ये सब तो सिर्फ बड़े शहरों में चलता होगा ना? छोटे शहरों और कस्बों में तो नियम अलग होंगे। आर्या तुरंत कहती है, बिल्कुल नहीं, नियम हर जगह एक समान है। चाहे आप दिल्ली जैसे महानगर में बैठे हों या अंडमान निकोबार के किसी छोटे से द्वीप पर, कानून नहीं बदलता। ये कोई लोकल नियम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी शक्ति है जो हर भारतीय उद्यमी के पास मौजूद है। तो चलिए अब हमारी मुख्य नियम पुस्तिका पर आते हैं और कानूनी पर्दा उठाते हैं। कैफे से बाहर निकलकर सीधे आईसीएआई कॉन्सेप्ट क्लासरूम के इस विश्लेषण में चलते हैं, जहां हम उन असली कानूनों को डिकोड करेंगे जिन पर आर्या का ये पूरा आत्मविश्वास टिका हुआ है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि द कंपनीज एक्ट 2013 के बेहद शक्तिशाली प्रावधान हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। आर्या इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पाई कि दिल्ली और अंडमान के नियम एक हैं? वो इसलिए क्योंकि इस कानून का सेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि इस एक्ट का नाम द कंपनीज एक्ट 2013 है और ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, बिना किसी अपवाद के। इसे 30 अगस्त 2013 को अधिसूचित किया गया था। यही वो बुनियाद है जो पूरे देश में व्यापार के लिए एक समान और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करती है। लेकिन रुकिए, आखिर कानून की नज़र में एक कंपनी होती क्या है? इसके लिए हमें सेक्शन 220 को देखना होगा। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी संस्था जो इस 2013 के एक्ट के तहत या फिर किसी पुराने कंपनी कानून जैसे कि 1956 के एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है, बस वही कंपनी कहलाएगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन सबसे जादुई शब्द है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्था खुद को कंपनी नहीं कह सकती। ये वो बर्थ सर्टिफिकेट है जो इस नई इकाई को जन्म देता है। आपको याद है, आर्या ने कहा था कि कंपनी एक अलग इंसान है। ये सुपर पावर उसे मिलती है सेक्शन 9 से, जिसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी या अलग कानूनी पहचान कहते हैं।
रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है और कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, दूसरों पर केस कर सकती है और लोग उस पर केस कर सकते हैं। और क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हाथ तो होते नहीं, इसलिए वो सिग्नेचर के लिए कॉमन सील यानी अपनी मुहर का इस्तेमाल कर सकती है। और इसी अलग पहचान से जन्म लेता है हमारा अगला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित जिम्मेदारी। यही है वो कानूनी ढाल। आर्या इतनी निडर क्यों थी? क्योंकि अगर कंपनी डूब भी जाती है तो एक सदस्य की वित्तीय जिम्मेदारी कानूनी रूप से केवल उनके द्वारा लिए गए शेयर्स की बकाया राशि यानी अनपेड अमाउंट तक ही सीमित होती है। अगर आपने अपने शेयर्स के पूरे पैसे दे दिए हैं तो आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म। आर्या की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब आते हैं उस अमर आत्मा वाले पॉइंट पर। कानून की भाषा में इसे परपेचुअल सक्सेशन या अमर अस्तित्व कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने से पूरी तरह अप्रभावित रहता है। लोग आएंगे और जाएंगे, संस्थापक रिटायर होंगे या शेयर बेच देंगे, लेकिन कंपनी वो चलती रहेगी। वो अपने सदस्यों के जीवन काल पर निर्भर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी के फायदे की। आर्यन की एक और बड़ी टेंशन दूर करते हैं। उसे लग रहा था कि कंपनी चलाने का मतलब है पहाड़ों जितना पेपरवर्क और कानूनी सिरदर्द। एक छोटे स्टार्टअप के लिए ये सब संभालना मुश्किल तो है, लेकिन यहीं पर गेम में एंट्री होती है भारत सरकार के एक बहुत ही शानदार नियम की, जिसे हम स्मॉल कंपनी एडवांटेज कहते हैं। कानून में इसे सेक्शन 285 के तहत परिभाषित किया गया है। 2014 के नियमों के अनुसार स्मॉल कंपनी कुछ प्राइवेट कंपनियों के लिए एक विशेष दर्जा है। अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में फिट बैठती है तो आपको कई भारी भरकम कानूनी पेचीदगियों, बोर्ड मीटिंग्स के झंझट और जटिल ऑडिटिंग से बड़ी छूट मिल जाती है। आर्या इसी का फायदा उठाना चाहती है ताकि उसका फोकस पेपरवर्क पर नहीं बल्कि बिजनेस बढ़ाने पर रहे। लेकिन सवाल ये है कि कोई कंपनी स्मॉल है, ये तय कैसे होगा? इसके 2 पैमाने हैं। पहला नंबर जो आपको याद रखना है वो है 4 करोड़ रुपए। एक स्मॉल कंपनी कहलाने के लिए कंपनी की चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल इस 4 करोड़ की सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर शेयर धारकों से इससे ज्यादा पैसा जुटा लिया गया है तो फिर आप स्मॉल नहीं रहे, आप बड़ी लीग में आ गए हैं। और दूसरा प्रमुख पैमाना है 40 करोड़ रुपए। ये लिमिट कंपनी के टर्नओवर यानी पिछले वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री या कमाई से जुड़ी है। तो संक्षेप में, अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर 40 करोड़ के भीतर है तो बधाई हो, कानून की नज़र में आप एक स्मॉल कंपनी हैं और उन सभी शानदार छूटों का मजा ले सकते हैं। तो क्या हर छोटी दिखने वाली कंपनी को ये फायदा मिलेगा? जी नहीं। कानून ने कुछ एकदम स्पष्ट अपवाद रखे हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। पब्लिक कंपनियां जिनका पैसा आम जनता से आता है वो बाहर हैं, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनियां जो किसी बड़े कॉर्पोरेट जाल का हिस्सा हैं वो भी बाहर हैं, और सेक्शन 8 कंपनियां जो नॉन प्रॉफिट या चैरिटी के लिए बनी हैं वो भी इस लिस्ट से बाहर हैं। कानून इस बात को लेकर बहुत सख्त है कि इस छूट का कोई गलत फायदा ना उठाए। अब इस चर्चा को समेटने से पहले एक बार फिर सेक्शन 1 पर नजर डालते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ आर्या के कैफे या छोटे स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत ही विशाल है। इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, बिजली कंपनियां और यहां तक कि FCI या NHAI जैसी विशेष एक्ट के तहत बनी संस्थाओं पर भी यही नियम लागू होते हैं। जहां उनके अपने विशेष कानून खामोश होते हैं, वहां कंपनीज एक्ट 2013 अपना काम करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे आर्या ने इस एक्ट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को एक कानूनी ढाल और अमर आत्मा दी। कैसे एक कंपनी अपने मालिकों से अलग एक स्वतंत्र पहचान रखती है। लेकिन जाते जाते एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कंपनी एक अलग व्यक्ति तो बन गई, लेकिन इस नए व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और इसका संविधान आखिर मिलता कैसे है? इसके अधिकार, इसके लक्ष्य, ये सब कहाँ तय होते हैं? इस अनूठे संविधान का राज हम खोलेंगे अपनी अगली चर्चा में, जहां हम ब्लूप्रिंट ऑफ एम्बिशन यानी MOA और AOA के रहस्यों को सुलझाएंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।